हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इटली देश की पीसा मीनार यानी लीनिंग टॉवर देश की राष्ट्रीय विरासत है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक कही जाती है। पीसा की मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ था। उसका निर्माण कार्य तकरीबन 200 साल चला एवं 1399 में टावर तैयार हुआ था। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है और इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में भी मशहूर रही है। यह मीनार को बनाने के समय जब 3 मंजिल बनी तब झुकाव होने लगा था। इसका निर्माण वास्तुशिल्पी बोनानो पिसानो ने की थी। इसको गिरने से बचाने के लिए कई प्रयास करते रहते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि यह मीनार हमेशा ऐसी ही बनी रहे। पीसा की झुकी हुई मीनार वास्तुकला और संरचना देखें तो सिर्फ 3 मीटर गहरी पीसा की झुकी हुई यह मीनार को एक घने मिट्टी के मिश्रण पर निर्माण किया गया है। यह मिट्टी इस मीनार को सीधा नहीं रख सकती है, इसीलिए दूसरी मंजिल की बनावट के समय ही यानी 1178 में मीनार झुकनी शुरू हुई थी। पीसा के मीनार को मध्ययुगीन रोमस्क्यू शैली में सफेद संगमरमर से बनाया है एवं गोलाकार बेल टॉवर के रूप में उन्हें निर्मित किया गया था। फ्रीस्टैंडिंग घंटी टॉवर की ऊंचाई 57 मीटर और 3 मंजिले इमारत 4 डिग्री के भयानक कोण से झुकी हुई है। पीसा की झुकी हुई मीनार की संरचना नार के उत्तर में 294 एवं दक्षिण 296 सीढ़ियां बनाई गई है। निचले मंजिल इमारत में 15 संगमरमर के मेहराब और दूसरे 6 मंजिला में अलग अलग 30 और शीर्ष घंटी कक्ष में 16 देखने को मिलते हैं। यह मीनार कुल 8 मंजिलों में निर्मित है। पीसा की मीनार झुकी हुई अवस्था में तकरीबन 500 सालों से भी ज्यादा समय से ऐसी ही खड़ी है। फैक्ट नंबर 2, इतिहास के सबसे अमीर आदमी मनसा मूसा प्रथम के बारे में एक परिचय ये भी है कि वो टिम्बकटू के राजा थे। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया था जब वो खनिज पदार्थों खासकर सोने के बहुत बड़े भंडार का मालिक हुआ करता था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। मनशा मूसा असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन तख्त पर बैठने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह होता है। पश्चिमी अफ्रीका के लिए बीबीसी की हालिया शुरू हुई पिडगिन भाषा सेवा के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। फिर भी एक अंदाजा है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी, जो आज भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2,50,000 करोड़ रुपए बनती है। फैक्ट नंबर 3, पिज़्ज़ा की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इटली के नेपल्स शहर से हुई। उस वक्त नेपल्स यूरोप से सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। आर्थिक गतिविधियों के कारण यहाँ दूसरे शहरों और ग्रामीण इलाकों से लोग रोजी रोटी की तलाश में आने लगे। ऐसे में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी शहरों में आ गया जिसके पास बहुत पैसा नहीं था। वो लगातार काम की तलाश में रहते थे, जिसके चलते उन्हें ऐसा खाना चाहिए था जो सस्ता भी हो और उनका पेट भी भर सके। पिज़्ज़ा ने इस जरूरत को पूरा किया। उस दौरान दुकानों के बजाय रेहड़ी पटरी पर इसे बेचा जाता था। सस्ता होने के चलते बहुत से लोग पिज़्ज़ा खाते थे। हालांकि उस वक्त इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं था। ऐसे में इसमें सुधार किया जाने लगा। धीरे धीरे इनमें नमक, लहसुन, सुअर का मांस, टमाटर, मछली और काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ गया और इससे पिज़्ज़ा सस्ते के साथ टेस्टी भी हो गया और आम लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी।
और पिज्जा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब अमीर वर्ग की नजर भी इस फूड की तरफ जाने लगी। इस दौरान साल 1889 में किंग उम्बर्टो प्रथम और क्वीन मार्गरीटा नेपल्स आए थे। वो यहाँ फ्रेंच फूड खाकर काफी बोर हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने कुछ लोकल फेमस फूड की फरमाइश की। राफाएले एस्पोजिटो ने उनके लिए 3 तरह के पिज्जा बनाए। उनमें से क्वीन को मोज़रेला चीज से बनाया गया पिज्जा बेहद पसंद आया और क्वीन मार्गरीटा के सम्मान में ही उस पिज्जा का नाम मार्गरीटा रख दिया गया। ये पिज्जा आज भी लोगों को काफी पसंद आता है। फैक्ट नंबर 4, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है और करीब 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा विभाग है। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, लेकिन क्या आप देश की पहली ट्रेन के बारे में जानते हैं? आपको बता दूं कि 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन 35 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। यह ट्रेन बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफर किया था। यह ट्रेन दोपहर 3:30 बजे बोरीबंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से प्रारंभ हुई और शाम 4:45 बजे ठाणे पहुंची थी। इस रेलगाड़ी ने 1 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। फैक्ट नंबर 5, चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक 13 देशों से लगती है। भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान, भूटान, रूस, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उत्तर कोरिया, तजाकिस्तान, वियतनाम से चीन की सीमा लगती है। भारत और चीन की सीमा का नाम मैक-मोहन रेखा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों के साथ सीमा को लेकर चीन का मतभेद है। चीन का लगभग 23 देशों के साथ सीमा विवाद है, जिसमें से कई देशों के साथ चीन की सीमा नहीं लगती है, लेकिन चीन उन पर अपना दावा करता है। इन विवादों में समुद्री सीमा को लेकर विवाद भी शामिल है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल मीन्स है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इंडिया गेट की आधारशिला उनकी रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में रखी थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। स्मारक को 10 साल बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत को आजादी मिलने के बाद एक और स्मारक अमर जवान ज्योति बहुत बाद में जोड़ा गया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रोयम्फ से प्रेरित है। यह स्मारक सन 1931 में बनकर तैयार हुआ था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण हैं। इंडिया गेट के नाम से प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक की भव्य संरचना विस्मयकारी है। इसकी तुलना अक्सर फ्रांस में आर्क डी ट्रायम्फ, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और रोम में कॉन्स्टेंटाइन के मेहराब से की जाती है। इंडिया गेट दिल्ली शहर के केंद्र में स्थित है। इंडिया गेट देश के राष्ट्रीय स्मारकों में सबसे लंबा यानी 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक स्ट्रक्चर सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक है। लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है और दिल्ली के सभी प्रमुख आकर्षणों में से इंडिया गेट सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। फैक्ट नंबर 7, कल्पना कीजिए कि आप अपच का अनुभव कर रहे हैं या हैजा से पीड़ित हैं और कोई आपको अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए केचप खाने की सलाह देता है। क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करेगा।
यह पागलपन लगता है ना? आप जानते हैं क्या, आपको यह पागलपन लग सकता है, लेकिन 1830 के दशक के मध्य में लोग वास्तव में टमाटर केचप को दवा के रूप में लेते थे। जब भी हम सॉस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में टमाटर का ही ख्याल आता है। लेकिन आप जानते हैं कि 1800 के दशक में लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सॉस बनाने के लिए टमाटर का सेवन किया जा सकता है। 200 से अधिक साल पहले टमाटर को वास्तव में जहरीला माना जाता था, जो एक घातक नाइटशेड परिवार से संबंधित था। उनका उपयोग केवल सजावटी पौधों के रूप में किया जाता था। 1834 में डॉक्टर जॉन कुक बेनेट नाम के एक ओहियो चिकित्सक ने सॉस बनाने के लिए टमाटर का उपयोग करने का विचार रखा। उन्होंने दावा किया कि टमाटर का उपयोग करके बनाई गई चटनी दस्त, हैजा, अपच आदि जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है। लगभग उसी समय आर्चीबाल्ड माइल्स नामक एक उद्यमी ने डॉक्टर के साथ मिलकर टमाटर केचप को टमाटर की गोलियों के रूप में बेचना शुरू कर दिया, ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके और लोगों की नजर में दवा के रूप में। आखिरकार अन्य व्यवसायियों ने भी टमाटर की गोलियां बनाना शुरू कर दिया और इसके फायदों को लेकर असाधारण दावे करने लगे। टमाटर के उपचार गुणों पर और अधिक शोध करने के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बेनेट और माइल्स द्वारा किए गए सभी दावे एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं थे। इसके तुरंत बाद टमाटर की दवा का सारा प्रचार समाप्त हो गया और 1850 के दशक तक यह पूरी तरह से ना के बराबर हो गया। हालांकि टोमेटो सॉस के लाजवाब दिलकश स्वाद ने लोगों को नहीं छोड़ा और जल्द ही उन्होंने इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में महिलाएं 18 ट्रिलियन डॉलर कमाती है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खर्च 28 ट्रिलियन डॉलर खर्च करती हैं। फैक्ट नंबर 9 संयुक्त परिवार तो आपने बहुत देखे होंगे, जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जिसमें एक व्यक्ति से ही बहुत बड़ा परिवार हो, यानी कि पति 1 और पत्नियां 39? क्यों? चौंक गए ना आप? मिजोरम की राजधानी आइजोल में दुनिया में सबसे बड़े परिवार के मुखिया का रविवार के दिन निधन हो गया है। इनका परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें 166 लोग एक साथ रहते हैं। जानकारी के मुताबिक 76 साल के जियोहाका उर्फ जियोना कई दिनों से बीमार चल रहे थे। जियोन के परिवार में उनकी 39 बीवियां, 94 बच्चे और 33 नाती नातिन और पोते पोतियां रहती हैं। जियोना नाम के इस शख्स पर सबसे बड़े परिवार का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सूत्रों के अनुसार जियोना चाना नाम का यह आदमी मिजोरम में पहाड़ियों के बीच में बसे बटवंग गांव में रहता है, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है, जिसकी 39 पत्नियां, 94 बच्चे और 33 पोते और पोतियां हैं। जियोना दुनिया के सबसे बड़े परिवार के साथ जीवन यापन करने वाला शख्स है। जियोना चाना अपने परिवार के साथ 100 कमरों में रहता है। उनकी सबसे बड़ी पत्नी घर के सभी कार्यों की देख रेख करती हैं और अपने सारे पार्टनर्स को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी देती है। चाना ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा शादियां एक साल में 10 की हैं, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है बल्कि अपने आप में एक पूरा गांव है। जी हाँ, ये परिवार इतना बड़ा है कि यदि इसके सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो अच्छों की आंखें फटी रह जाएंगी। इसके बावजूद ये परिवार सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। फैक्ट नंबर 10 ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस द्वीप पर एक अनोखा नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है। यहाँ भारी संख्या में लाल केकड़े जंगलों से निकलकर समुद्र में जाते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र लाल केकड़ों से अटा पड़ा होता है। जमीन पर केवल लाल जीव रेंगते नजर आते हैं। यह हमारे ग्रह पर सबसे अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से एक है, क्योंकि लाखों चमकीले लाल जीव समुद्र में अपनी यात्रा शुरू करते हैं और वहां अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। क्रिसमस द्वीप पर लाखों लाल केकड़ों ने तट पर अपने वार्षिक प्रवास को चिन्हित करते हुए रेंगना शुरू कर दिया है।
प्रवास तब शुरू होता है जब क्रिसमस द्वीप पर बारिश के मौसम में पहली बारिश होती है। क्रिसमस आइलैंड नेशनल पार्क के कर्मचारियों को सड़क पर मीलों अवरोध और प्रेरणात्मक चिन्ह लगाने के लिए हर साल महीनों पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केकड़े विशेष रूप से बनाए गए पुलों से होकर आसानी से समुद्र में जा सके। पार्क्स ऑस्ट्रेलिया के अनुसार प्रवास की गति चंद्रमा के चरण पर निर्भर करती है। केकड़े बड़ी संख्या में अपने जंगल के घर से समुद्र में चले जाते हैं। पार्क्स ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि महीने के अंत के आसपास इन केकड़ों का जन्म होता है। प्रत्येक मादा केकड़ा समुद्र में 1 लाख अंडे तक छोड़ सकती है। यह उम्मीद की जाती है कि नए केकड़े 1 महीने बाद किनारे पर लौट आएंगे और वापस जंगल में चले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।